स्वाभाविक रूप से आप तो दो बार चुन के आ गए हैं, तो क्या मिजाज रखते हैं? तीसरा बार हैट्रिक लगेगा यहाँ? निश्चित तौर पर लगेगा और अच्छा लगातार जी। तो जिस विचार से हम जुड़ के काम कर रहे हैं उसमें फिर पार्टी तय करती है कि किस भूमिका में करना है। माननीय अटल जी जब आते थे तो यहीं रहते थे। तो ठीक कहा कि दानापुर से वह लड़ते थे उधर से, तो उस समय एक वाजपेयी जी का हम भाषण सुनते हैं कि हम लोग को उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो हम लोग सोचते हैं कि जमानत बच जाए हम लोग का, जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे। तो आप लोग का घर परिवार उस वक्त से जी। अब हम दीघा विधानसभा पे आते हैं कि आपको जिता रही है लगातार जनता, तीसरे बार आपको क्यों जिताए जनता? मतलब ये हम सोच रहे हैं कि काहे बार बार जिताए, दूसरा प्रयोग कर ले। जनता का जितना विकास देने का काम किए हैं वो इसलिए कि जनता का विश्वास था। आप देख रहे हैं कि दीघा विधानसभा का लगभग 181 करोड़ का ये राजीव नगर का नाला पट रहा है जी। और 101 करोड़ का बाबा चौक का नाला पट रहा है, यानी नगरी सब अब कालीकरण हो गया। मगर देखिए जो नया रोड है, पुराना जो नया बन रहा है उसको तो बनाई, कई पुराने रोडों में देखें चैम्बर खुला हुआ रहता है, एक जीव की भी जिम्मेदारी है कुछ कई जगहों पे जो रहता है। तो चैम्बर की जहाँ तक बात है स्वाभाविक रूप से नगर निगम के माध्यम से होता है और जहाँ खुला हुआ है अभियान भी चलता है, उसको ठीक कराने का भी काम करते हैं। राजीव नगर से हमको ध्यान आया 181 करोड़ का आपने मामला ये कर रहे हैं, कई लोग शिकायत भी करते हैं राजीव नगर का जमीन को लेकर, वो 1024 एकड़ जमीन है उसको लेकर आप बार बार सॉल्यूशन को लेकर भी आप जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, काफ़ी गर्माहट भरा भी माहौल होता है, कभी विनम्र होते हैं लोग, मगर फिर भी उस मामले को कैसे देखते हैं? कि राजीव नगर वाला आ गया, राजीव नगर वाला विधायक आ गया, राजीव नगर वाला विधायक आ गया, दीघा से ज्यादा राजीव नगर, तो दीघा से ज्यादा राजीव नगर का मानता है। तो 1024.52 एकड़ का जो मामला है सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है। जनता को अगर मारने का है तो पहले विधायक को मारो। तो लगा कि चुनावी भाषण है या आवेग में बोल रहे हैं या क्या? नहीं, उस समय तो आप एकदम जोश में आ गए थे। हम तो लगा गोली मारो पहले संजीव चौरसिया को। जनता को हमको लगा कि भाई जनता के सामने अगर कुछ हो जाता, नहीं हम रहते तो सच में कितने लोग मर जाते। ये 24 नंबर से शुरू हो, ये 23 नंबर से पूरा 23 नंबर नहीं, एजी कॉलोनी के पास से जो रास्ता गया है, ठीक है, वहां से आप घुसाइए और सीधे दीघा निकालिए, अटल पथ में जोड़ दीजिए उसको, रास्ता है बस उसको, वो भी दिया हुआ है। अभी एक नमामि गंगे वाला आपका प्रोजेक्ट जो सरकार का चल रहा है, तो जहां तहां चैम्बर, उसके कारण भी व्यवधान बहुत उत्पन्न होता है। तो जितना है आप पत्र देखिएगा तो हम पत्र भी दे देंगे, रिस्टोर करने के लिए दिए हैं। पहुंच वाले तो बोलेंगे ना भाई कि पहुंच वाले विधायक, पहुंच वाले के साथ साथ जनता का हर बतवा को हम बोलते हैं जब अपने क्षेत्र में जाते हैं कि भाई हम अपना मघी भी बोलीला कि भाई सब ठीक है ना, सब चला है ना। तो जब चला है, लगा है, तो दीघा के लोगों को लगा है कि हमरा बीच के बोले वाला इतने हतिन भाई। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत और अभी हम हैं दीघा के विधायक संजीव चौरसिया जी के पास। उनसे जरा हम पूछेंगे कि वह 10 साल से यहाँ विधायक हैं दीघा में और क्या कुछ किए हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ रणनीतियाँ हैं और भी बहुत कुछ आगामी जो ये वर्तमान में विधानसभा चुनाव है उसको लेकर इनके विधानसभा क्षेत्र में क्या क्या मुद्दा जो अभी बचा हुआ है किए हैं उसको जरा हम जानेंगे, समझेंगे संजीव जी से। संजीव जी पहले तो बहुत बहुत स्वागत है संजीव जी आपका। नमस्कार जी। हम शुरुआत करेंगे दीघा विधानसभा से। 2 बार से आप भारी अंतर से जीत कर आ रहे हैं, इसका वजह जरा हमें बताइए, पार्टी है या आपका क्या? नहीं, तो जनता का विश्वास है और उसी के स्वरूप में पार्टी ने जब निर्णय किया तो भारतीय जनता पार्टी के लंबे समय से काम कर रहे हैं जी। विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा, संघ, तो एक क्रमशः लगातार जी। तो जिस विचार से हम जुड़ के काम कर रहे हैं उसमें फिर पार्टी तय करती है कि किस भूमिका में करना है। तो जिस विचार में यौवन काल में रहा तो विद्यार्थी परिषद, बाल्यकाल में रहा तो राष्ट्रीय संघ सेवक संघ, युवा मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री तक रहे, पार्टी के प्रदेश के महामंत्री रहे। तो पार्टी को लगा कि जनप्रतिनिधि के माध्यम से रिप्रेजेंट करना है। पार्टी ने तो एमएलसी के विषय पर भी हुआ था, पर मेरे मन में शुरू से था कि सेवा का मौका जनप्रतिनिधि के माध्यम से चुनावी प्रणाली से आए, जनता द्वारा चुनकर आए, जनता द्वारा चुन के आए, तो जनता का सेवा का मौका ज्यादा से ज्यादा मिले। तो स्वाभाविक रूप से आप तो 2 बार चुन के आ गए हैं, तो क्या मिजाज रखते हैं? तीसरा बार हैट्रिक लगेगा यहाँ? निश्चित तौर पर लगेगा और अच्छे से लगेगा, क्योंकि जनता का जब विश्वास रहता है और पार्टी का है माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार का है माननीय नीतीश कुमार जी के डबल इंजन के विकास के कार्य के साथ जब आगे बढ़ रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उस विकास यात्रा में एक दीघा विधानसभा के सबसे ज़्यादा मत प्रतिशत से जीते हुए हम 2020 के चुनाव के हैं, तो स्वाभाविक रूप से उसी क्रम को आगे बढ़ाने का काम होगा। पहली बार जितना जीते थे ये आप वास्तव में ठीक बता रहे कि दूसरी बार बहुत ज़्यादा, और बिहार में तो इतना अंतर स्वाभाविक रूप से तो इसका तो तारीफ बनता है।
मगर इसका कहीं ना कहीं क्रेडिट पार्टी को भी जाता है। पार्टी को तो ही जाता है, हाँ। पार्टी के ही मूल कार्यकर्ता हम लोग हैं। अब पटना वाला सीट तो एकदम कहा जाता है कि भाजपा के झोली में है ये है। झोली के साथ साथ क्या है कि पार्टी के जो लंबे समय तक जिन्होंने काम किया है, त्याग तपस्या बलिदान के साथ सींचने का काम किया है, तो स्वाभाविक रूप से आज जो भी प्रतिबिंब है वो पार्टी के विचार के कारण ही है। जी जी। तो पार्टी के जितने प्रकार के विचार और जनता से समकक्ष ही विचार है पार्टी के। जी। आज खुद ही जिस परिवार से हम हैं, बड़ा कंट्रीब्यूशन है पार्टी के विकास के लिए। जी। उसी आधार पर तो दीघा विधानसभा जो पहले पश्चिम हुआ करता था, उससे पहले दानापुर हुआ करता था। दानापुर जब वहाँ से बाबूजी आपके पिताजी बाबूजी जब लड़ते थे तो पाटलिपुत्र तक दानापुर आता था। हाँ। तो हम लोग से कोई पूछता था कि कहाँ जा रहे हैं, तो हम लोग बजा के कहते थे कि पटना जा रहे हैं। तो वो दानापुर, फिर पटना पश्चिम, फिर दीघा, तो परिसीमन होते होते यहाँ तक पहुँचा है। दीघा विधानसभा से 2 बार से पार्टी ने दिया। जब पहली बार मौका दिया 2015 का, तो उस समय महागठबंधन में जदयू, आरजेडी, कांग्रेस सब एक थे। उस समय भी 25,000 वोट से पहली बार खड़ा हुए तो जीत कर आए। उसके बाद फिर जदयू साथ में आई 49,000 हाँ। और सबसे कम परसेंटेज वोट था 38%, तब उसमें 49,000। जी। तो मत प्रतिशत सबसे ज़्यादा बिहार में जीत के आने का है। वो इसलिए है कि स्थानीय के नाते शायद हमें लगता है कि पहली बार कोई जनप्रतिनिधि यहाँ से रिप्रेजेंट किया है। इसका लाभ भी मिला आपको स्थानीय होने का? स्थानीय होने का मन में सबको लगता है कि गांव का बेटा और है। पार्टी संगठन विचार से लंबे समय जुड़े होने का भी इसका भी लाभ। स्वाभाविक रूप सब से लोग जुड़ जाते हैं। सब लोग जुड़ जाते हैं, सब लोग जुड़ जाते हैं। और सबका साथ, सबका विकास, विश्वास, प्रयास, ये माननीय प्रधानमंत्री जी की जो सोच है, तो सही रूप में चरितार्थ दीघा विधानसभा में ही होता है। ये केवल शहर नहीं, यहाँ गांव का भी पार्ट का जो आबादी पंचायत था, जो वार्ड में हो गया। दीघा है, पूर्वी दीघा है, मैनपुरा है, इधर का आपका रुकनपुरा, मुरली चौक, ये सब जो एक पंचायत का परिवेश था, जो धीरे धीरे वार्ड में हुआ है। आपने एक बार ठीक कहा कि दानापुर से वह लड़ते थे उधर से, तो उस समय एक वाजपेयी जी का हम भाषण सुनते हैं कि हम लोग को उम्मीदवार नहीं मिलता है, तो हम लोग सोचते हैं कि जमानत बच जाए, हम लोग का जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ते थे। तो आप लोग का घर परिवार उस वक्त से मतलब जुड़ा रहा है, ये एक चीजें देखिए। माननीय अटल जी जब आते थे तो यहीं रहते थे या फिर यहीं से प्रचार करने निकल जाते थे दानापुर। अच्छा। वो तो कितने बार देखे हुए हैं। हाँ। उसमें बहुत छोटे थे तो जनसंघ से बाबूजी लड़ते थे। छोटा वाला भाई दीपक नाम है, जो वार्ड काउंसलर भी था, अभी सरकार भर्ती में है जी। तो उसका नाम ही दीपक, छाप से दीपक पड़ा। अच्छा। तो और आप भी तो जनसंघ से जुड़े रहे हैं ना? जनसंघ से उसमें तो बहुत छोटे थे, उसमें तो हम बाल्यकाल में संघ के काम में थे। राष्ट्रीय संघ सेवक संघ शाखा लगाते होंगे। मुख्य शिक्षक थे, कारवा थे हम, वाल्मीकि नगर के कारवा थे। अच्छा। 7 शाखाएं उसमें थी। मुख्य शिक्षक भी रहे थे क्या? मुख्य शिक्षक रहे हैं, कारवा भी रहे। और पहले छोटे थे तो हाफ पैडल साइकिल से जाते थे, शाखा दूर दूर तक लगाने हाफ पैडल साइकिल से। आज वहीं से आप विधायक हैं दीघा से, तो अब हम डायरेक्ट दीघा पर आ जाते हैं। पुरानी बातें तो यहीं से पढ़े हैं, सर माइकल से पढ़े जी, सब पढ़े लिखे पले बढ़े पटना ही, सब पटना से ही सर माइकल से पढ़े। दीघा विधानसभा में स्कूल आता है, वहीं से पढ़े। पटना यूनिवर्सिटी से MBA किए, MCOM किए, सब तो यहीं से करे जी। अब हम दीघा विधानसभा पे आते हैं कि आपको जिता रही है लगातार जनता, तीसरे बार आपको क्यों जिताए जनता? मतलब ये हम सोच रहे हैं कि काहे बार बार जिताए, दूसरा प्रयोग कर ले। जनता का जितना विकास देने का काम किए हैं वो इसलिए कि जनता का विश्वास था। आज हमें याद है कि 2015 में जब जीते तो उसमें मेरे मन में दीघा का कुछ कॉन्सेप्ट था। अच्छा तो लंबी फहरिस्त है, पर एक केवल उदाहरण देते हैं कि जेपी सेतु जो आप देख रहे हैं वो रुका हुआ था लंबे समय तक, आपको ध्यान होगा जी। क्योंकि बिंद टोली में लगभग 980 वोट के कुछ वोट हमको पड़ा। हमने आग्रह किया उस समय, तो विपक्ष में रहते हुए भी, तो वहाँ बिंद टोली के लोगों ने हटा और दूसरे जगह में वहाँ पर प्लेस होके गए जी। तो स्वाभाविक रूप से वो पिलर बना, तो एक पूरा का पूरा बिंद टोली से जेपी सेतु बनने का काम हुआ जी। आप बड़ा काम डबल इंजन की सरकार का जब देख रहे हैं जेपी सेतु, अब उसको भी आपने विधानसभा में जोड़िएगा। कई लोग बता सकते हैं ना कि वो राज्य और केंद्र की नहीं, हम विधानसभा की नहीं, हम बोल रहे हैं कि मेरी भूमिका ये थी कि बिंद टोली वहां से नहीं हटता तो वो पिलर ना बनता, जेपी सेतु का मामला नहीं आ पाता। गिलहरी प्रयास था, पर प्रयास था। मगर आपका योगदान उसमें रहा। मेरे मन में ये था कि क्यों रुका हुआ है, तब ध्यान में है कि मूल कारण वो है। तो बिंद टोली का सॉल्यूशन निकाले या क्या? नहीं, वो तो बिंद टोली का निकल के दूसरे जगह गया और वहां पर एक सॉल्यूशन के रूप में आगे मुआवजा में दिक्कत नहीं ना किया आप लोग?
नहीं नहीं कुछ नहीं, सब एकदम क्लियर, सब आराम से हो गया और अच्छे से है और स्वाभाविक रूप से। दूसरा आप अटल पथ का देख रहे हैं, अटल पथ का जिस प्रकार से हुआ करता था, इधर तो धड़ल्ले से काम हुआ है एकदम। हमें क्षेत्र में लोग कहते भी हैं कि लक्ष्मणिया विधायक है, हाँ। कि जब से आया है तब तो क्षेत्र का पटना का रौनक के चौनक बढ़ाई ले हैं एकदम, पूरा पटना का बदल गया है जी। इसलिए बदल गया है कि मेरे मन में था कि जो लंबे समय से आप सड़कों का जाल देख रहे हैं जी, तो हम स्वाभाविक रूप से माननीय किशोर यादव जी को उस समय, फिर बाद में पथ निर्माण मंत्री को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जी, कि जो जाल जो सड़कों का बिछा उस समय जितने प्रकार का हमने पत्रचार किया, पटना के इतिहास में पहली बार 13.5-14 किलोमीटर से भी ज़्यादा का इंटरनल सड़क का कालीकरण हुआ। तो 110 या 105 करोड़ से भी ज़्यादा का कालीकरण सभी सड़कों पर एजी कॉलोनी से लेकर पासपोर्ट, यानी कि अल्टरनेटिव टू बेली रोड जी। आपको बेली रोड जाने की भी नहीं आवश्यकता है, आप पटल अंदर निकल दे सकते हैं, अंदर आप रुकनपुरा तक निकल जाइए, राजीव नगर तक फिर चल जा सकते हैं, पूरा आप निकलते हुए अंदर चले जाइए, पूरा आशियाना रामनगरी सब अब कालीकरण हो गया। मगर देखिए जो नया रोड है, पुराना जो नया बन रहा है उसको तो बनाई, कई पुराने रोडों में देखें चैम्बर खुला हुआ रहता है, ठीक है, नगर निगम, वार्ड सदस्य, वार्ड परिषद या और भी लोगों की जिम्मेदारी, विधायक जी की भी जिम्मेदारी है कुछ कई जगहों पे जो रहता है। जो चैम्बर की जहाँ तक बात है जी, चैम्बर में स्वाभाविक रूप से नगर निगम के माध्यम से होता है और जहाँ खुला हुआ है अभियान भी चलता है, उसको ठीक कराने का भी काम करते हैं। तो जो कालीकरण की बात कर रहे थे, तो आप देखेंगे सिंह मोड़ से लेकर गर्दनी बाग की तरफ जो बापू टावर बना है नया वाला, तो वहाँ भी कालीकरण का हुआ। बालू पर दीघा की तरफ जाइएगा, वहाँ भी कालीकरण का हुआ। और जो नया प्रोजेक्ट है जिसमें लगभग काम पूरा हो गया है, पर वो अब जल्द से जल्द उसमें बजटीय एलोकेशन हो जाएगा। पुलिस कॉलोनी में लगभग 3 किलोमीटर का रेंज का है। सरिस्ताबाद जो NH की ओर जोड़ता है, कच्ची तालाब से सरिस्ताबाद वहाँ तक है पूरा बेऊ के इस तरफ। पटना का मेन एरिया हाईकोर्ट तो सब हाईकोर्ट से है, बीजेपी ऑफिस से लेकर जो इस्कॉन मंदिर है वहाँ तक है, वहाँ तक है। तो वही कह रहे हैं कि कालीकरण का काम लगभग पाटलिपुत्रा कॉलोनी वहाँ भी डाला हमने, फेयरफील्ड कॉलोनी वहाँ भी डाला हमने। तो बहुत सारी योजनाएं जो आने वाला समय में आपको दिखाई देगा। और सबसे बड़ी बात जो आप देख रहे हैं कि दीघा विधानसभा का लगभग 181 करोड़ का ये राजीव नगर का नाला पट रहा है और 101 करोड़ का बाबा चौक का नाला पट रहा है, यानी कि बाबा चौक से आनंदपुरी होते हुए पाटलिपुत्रा का पीछे एरिया वो पटने का काम होगा। साथ ही साथ 181 करोड़ का राजीव नगर का जो नाला है, राजीव नगर होते हुए पेपर बोर्ड होते हुए बगेड़ा आश्रम होते हुए कुर्जी होते हुए जाके वहाँ जाएगा। अच्छा, तो ये 4 लेन की सड़कें आपको इस नाले पर पट कर दिखाई देगी आने वाला समय में। टेंडर हो गया बजाप्ता और बजाप्ता फाइनल होके काम लगेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इसका शिलान्यास किया है। अच्छा, राजीव नगर से हमको ध्यान आया 181 करोड़ का आपने मामला ये कर रहे हैं। कई लोग शिकायत भी करते हैं राजीव नगर का जमीन को लेकर, वो 1024 एकड़ जमीन है उसको लेकर आप बार सॉल्यूशन को लेकर भी आप जाते हैं, लोगों की सुनते हैं, काफ़ी गर्माहट भरा भी माहौल होता है, कभी विनम्र होते हैं लोग, मगर फिर भी उस मामले को कैसे देखते हैं आप? कोर्ट द्वारा सामने पूरा प्रमाण है कि संघर्ष हम जब से जीते हैं तब से राजीव नगर के विषय पर सदन में प्रश्न, चूंकि सदन के अंदर हमको बार यही सुनने को कई बार आप उठाए कि राजीव नगर वाला आ गया, राजीव नगर वाला विधायक आ गया, राजीव नगर वाला विधायक आ गया, दीघा से ज्यादा राजीव नगर, तो दीघा से ज्यादा राजीव नगर का मानता है। तो 1024.52 एकड़ का जो मामला है स्वाभाविक रूप से प्राथमिकता के आधार पर मेरे लिए है और हमने इस बात को अंगीकार भी किया है। सड़क से लेकर सदन तक उठाने का काम किया है। आपको ध्यान में होगा कि 5-6 साल पहले यानी कि 2020 के पहले गोली कांड हुआ था राजीव नगर के जमीन को लेकर, जेसीबी जलाने का काम हुआ था। तो अनेकों गोली जब चल रही थी, तो गोलियां जब चल रही थी तो उस समय विधायक के नाते मैं पहुंचा और हमने कहा कि पहला गोली अगर चलेगा जनता को अगर मारने का है तो पहले विधायक को मारो। आप बोले वायरल भी हुआ था, हम लोग देखे भी सामने उसका प्रमाण है। हम लोग भाई मारना है तो मारिए अकेले विधायक के साथ। बाद में हमको कहा हम लोगों ने, हमको लगा कि चुनावी भाषण है या आवेग में बोल रहे हैं या क्या। नहीं, उस समय तो आप एकदम जोश में आ गए थे। हम तो लगा गोली मारो पहले संजीव चौरसिया को। जनता को हमको लगा कि भाई जनता के सामने अगर कुछ हो जाता, नहीं हम रहते तो सच में कितने लोग मर जाते हैं। तो उस समय तो हमको रहा नहीं गया, हम जहाँ भी थे दूर से हम आए
कि भाई जेसीबी जल रहा है, सब जल रहा है, एकदम धुआं धुआं पूरा सियाना से लेकर दीघा। उसके बाद माहौल भी शांत हुआ था, पूरा माहौल शांत हुआ। जनता को धन्यवाद देते हैं कि बात को माने, पुलिस प्रशासन सब लोगों ने समन्वय भाव से। और अब जो रास्ता निकालने का काम कर रहे हैं, जल्द से जल्द माननीय सम्राट चौधरी जी, माननीय नितिन नवीन जी, जीवेश मिश्रा जी, सब लोग, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं जुटे हुए, माननीय प्रशासनिक पदाधिकारी भी, सब लोग उसका रजिस्ट्री यहाँ होने का बात मतलब की हो, रास्ता निकलेगा जी, रास्ता मतलब कुछ मालिकाना हक मिलेगा, कुछ मुआवजा लेके या कुछ ऐसा, वो भी एक रास्ता निकले तो दोनों प्रकार का। 30-40 सालों से थाना में जिस प्रकार से पैसा वसूली का धंधा जो चलता है, ये बिहार सरकार की छवि भी धूमिल करती है पूरी तरह से। अपने को भी खुद लगता है जी। और स्वाभाविक रूप से सरकार का निर्णय उस समय तथाकथित, और अभी भी कुछ लोग बरगलाने में लगे हैं जी, अभी भी सॉल्यूशन ना हो पावे, पर स्वाभाविक रूप से मैं जनता से अपील आपके माध्यम से करना चाहूँगा कि सरकार जो निर्णय देगी, न्यूनतम शुल्क पर निर्णय देगी, उसमें अपील करते हुए उस प्रक्रिया को मानना चाहिए कि उस रूप में पहल, लंबे समय से पहल हम लोग जितने लोग कर रहे हैं, और हम तो पारिवारिक रूप से बाबूजी के समय से दीपक वार्ड काउंसिलर था, छोटा वाला भाई, सब लोग इस मुद्दे से जुड़े हुए हैं, लगातार जुड़े हुए हैं। तो हम ये चाहते हैं कि रास्ता एक बहुत सुगमता के साथ 1024.52 एकड़ का मामला जरूर निकले। पहले बिजली का भी मामला। अब हम अगले मुद्दे पर आएंगे संजीव जी। एक रास्ता हमें याद आ रहा है, ये 24 नंबर से लेकर जो डायरेक्ट दीघा की ओर जो जुड़ता है, 23 नंबर, एक बड़ी आबादी है, और एक पैरेलल जैसे 90 फीट जो असियाना दीघा रोड है कहते हैं उसको, जो बेली रोड से टच होता है, तो अगर उसका अगर कोई कालीकरण हो गया ना, वो भी दिए हुए ना, खाली बस अंत तक दीघा तक, जैसे ये 24 नंबर से शुरू हो, ये नाला 23 नंबर से पूरा 23 नंबर नहीं, एजी कॉलोनी के पास से जो रास्ता गया है, ठीक है, वहां से आप घुसाइए और सीधे दीघा निकालिए, अटल पथ में जोड़ दीजिए उसको, रास्ता है बस उसको। वो भी दिया हुआ है। अभी एक नमामि गंगे वाला आपका प्रोजेक्ट जो सरकार का चल रहा है, तो जहां तहां चैम्बर, उसके कारण भी व्यवधान बहुत उत्पन्न होता है। तो जितना है आप पत्र देखिएगा तो हम पत्र भी दे देंगे, रिस्टोर करने के लिए दिए हैं। तो आरसीडी का कहना है कि जब तक पूरा नगर विकास से हमें हैंड ओवर नहीं मिलेगा तब तक रिस्टोर नहीं करेंगे। अच्छा, तो क्रमशः रिस्टोर नहीं कर सकता, एक पूरा प्लैंक जो है वो बन जाए ठीक से, तब रिस्टोर होने का काम होगा। तो स्वाभाविक रूप से रिस्टोर का काम, जैसे आप देख रहे हैं कि एजी कॉलोनी से आगे का रिस्टोर होने का काम हो गया, ऐसे बहुत सारी सड़कें हैं जो जैसे जैसे बनते जा रही है रिस्टोर होते चला जा रहा है। और कालीकरण का जो ने दिया आपने, तो 23 से 24 तक का जो पूरा इलाका जो निकलता है धीरे धीरे, उसको भी हमने दिया है। और कालीकरण का वो एरिया जैसे ही और एलोकेशन होता है बजट का, सब प्रक्रिया पूरा हो गया। जो मैंने पुलिस कॉलोनी को बोला, उसमें 23-24 रोड भी है, पहले बहुत जर्जर स्थिति में थी, वो भी आपको ध्यान में होगा। तो बुटकों से नाला बनवाने का काम, नगर निगम से सड़क का काम, वो सब किए, तो जल जमाव दूर हुआ उस रास्ते का। कूड़ा कचरा वाला सॉल्यूशन कैसे निकलेगा? कभी पानी टंकी के पास, आप ही के क्षेत्र में आता है, तो वहां पर के भी लोग परेशान रहते, कुछ और जगहों पर बहुत सारी चीजें नगर निगम ने अच्छा की है, जिसकी हम लोग तारीफ करते हैं। कूड़ा कचरा वाला पे विषय पर आप संज्ञान में ले लीजिए और आप देख लीजिएगा कि अभी वहाँ से सब हट गया। इसलिए हटा कि हमने डिमांड किया था सदन में भी, और सरकार ने इस चीज़ को माना भी, नगर विकास मंत्रालय ने भी माना, माननीय जीवेश मिश्रा जी ने भी। तो स्वाभाविक रूप से वो हट गया, और वो दीघा के तरफ अलग से 12 करोड़ रुपया से, यानी कि वहाँ के लोग भी ये भयभीत ना हो कि वहाँ कूड़ा आने वाला है, बल्कि 12 करोड़ रुपया का टेंडर हुआ है कि उसके अंतर्गत ही वो अटल पथ की तरफ है, अटल पथ की तरफ है, और टेंडर हो गया है कि कूड़ा बाहर ना जाए, वो पूरा कवर्ड रहेगा। 12 करोड़ का टेंडर भी फ्लोट हो गया है। जल्द से जल्द काम लगेगा, और उसी के अंदर जो भी कूड़ा रहेगा वहीं ट्रांजिट फेज रहेगा, वहीं से वहीं निकलने का काम होगा। तो एक स्वाभाविक रूप से जो मतलब एक पहुंच वाले विधायक होने से फायदा मिलता है दीघा के साथ साथ, और भी बिहार पहुंच वाले तो बोलेंगे ना भाई कि पहुंच वाले विधायक, पहुंच वाले के साथ साथ जनता का हर बतवा को हम बोलते हैं जब अपने क्षेत्र में जाते हैं कि भाई हम अपना मघी भी बोलीला कि भाई सब ठीक है ना, सब चला है ना। तो जब चला है, लगा है, तो दीघा के लोगों को लगा है कि हमरा बीच के बोले वाला इतने हथिन भाई। तो वास्तव में नहीं, लोगों को लगता है कि गांव का बेटा है, गांव के बेटा है, तो हमरा बीच के लोग हथिन। जो समस्या रहे हम बोले कि बोल चाची का काम हो, बोल भैया मैया का काम है, तो सब अपना अपना बात के जब बोला है, तो हमरो लगा कि चलो भाई गांव के बेटा है, तो जहाँ रहेला उस रूप में अपना काम करेला। और जब जहाँ जरूरत पड़ेला, तो जहाँ स्कूल से पढ़ लिया तो अंग्रेजी बोलेला वो भी बोलते, जहाँ हिंदी बोलेला वो भी बोलते। अच्छा, और कोई ऐसा काम जो दीघा विधानसभा के लिए आप करना चाहें, न किए हों, जैसे कुछ शिक्षा वाला, कुछ इधर
शिक्षा के सारा यूनिवर्सिटी तो मीठापुर और उधर शिक्षा के स्कूल आपके एरिया में थोड़ा सरकारी स्कूल एक आध वो अच्छा इधर सरकारी स्कूल जैसे पाटलिपुत्रा का था, चाहे और भी कमला नेहरू का है, जो भी है स्कूल के ग्राउंड को लेकर बड़ा खेल के मैदान को लेकर बच्चे और युवा खूब बोलते हैं। पाटलिपुत्रा आपको याद होगा कि बोला जो खिलवा है उसको तो बर्बाद कर दिया, कभी झुलुआ कभी ये वो। असल वहाँ विधायक जी का हस्तक्षेप होता, थोड़ा स्थानीय समस्या का मामला है। स्थानीय कमेटी के लोग समन्वय भाव से बने हम, और हमको याद है कि माननीय प्रशासनिक पदाधिकारी माननीय चैतन्य जी थे उस समय, तो चाहते थे कि स्कूल का उसका हो, चूँकि स्कूल जब जाते थे तो उसी मैदान से बचपन से जाते रहे, पाटलिपुत्रा हो गए, तो हम लोग का एक मन का इंटीमेसी था। तो उसको आपकी सही कराना है? नहीं, वो है भी, पर थोड़ा सा वहाँ का लोकल विषय है, उसको निष्पादन हो जाएगा तो करवाएंगे। गर्दनी बाग में भी आप देखिएगा कि गर्दनी बाग में भी जो स्टेडियम का डेवलपमेंट का है उसमें लगभग 20-25 करोड़ की लागत से बनने वाला है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का। और स्कूल का हमने बताया कि अलग अलग स्थानों पर जो स्कूल के निर्माण अलग अलग प्रकार से हुए हैं, सरकारी स्कूल को सुदृढ़ करने का काम तो एक स्वाभाविक रचना में है। आप हॉस्पिटल की जब देखेंगे तो IGMS का हॉस्पिटल का कितना वृद्धि हुआ है, LNJP का देखेंगे तो कितना वृद्धि हुआ है, ऑर्थोपेडिक्स का, सब में आपकी भूमिका रहती है? सब में भूमिका रही है। और आप देख लीजिए वहाँ पर शिलालेख से लेकर सब में भूमिका रही है। और साथ ही साथ वेलनेस सेंटर के लिए भी 10-12 जगह हमने सरकार को दिया है कि जहाँ जहाँ पटेल नगर से लेकर शास्त्री नगर से लेकर कौशल नगर का जहाँ जहाँ छोटे छोटे वेलनेस सेंटर जो सरकार की योजना है वो भी पाइपलाइन में है। तो स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क और सबसे बड़ी सुरक्षा, तो हमने अपने लोगों ही टैगलाइन दिया है, स्वच्छ दीघा स्वस्थ दीघा। अच्छा, 25 विधानसभा का आपकी परिणाम कैसे देखते हैं? स्वाभाविक रूप से एक वोट बढ़ेगा या रुकेगा, घटेगा? नहीं, विधायक जी का यहाँ पे वोट तो बढ़ेगा, इसलिए बढ़ेगा कि कार्य की क्षमता और जनता की ममता, तो दोनों को मिलाते हुए सबकी समता। सामने से कई और भी उम्मीदवार खड़ा होंगे जो आपको मतलब कह सकते हैं कि भाजपा मनोस्थिति से हो तो आपको नुकसान पहुंचाएगा। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक में जो आ जाए उससे कोई मतलब सबसे निपटना है, निपटना नहीं, उसको शब्दावली बोलेंगे। सबका जनता ही तय करती है, जनता ही ईश्वर है, जनता ही सब कुछ है। तो जनता जानती है कि जो निरंतर भाव से पीढ़ी दर पीढ़ी समाज को लेकर चलने वाला परिवार है, व्यक्ति कौन है। पीढ़ी दर पीढ़ी में आप पे परिवारवाद का भी आरोप लगेगा? पिताजी राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल तो के साथ साथ हम दूसरा चीज कहते हैं ना कि जब 74 आंदोलन की लोग बात करेंगे तो 94 आंदोलन बड़ा है, तो उस समय भी हम लोगों ने जो किया उसके नायक रहे। नहीं, 94 आंदोलन सबसे बड़ी बात रही है लालू यादव के खिलाफ, सड़कों पर मुगल फूकने का, ओबीसी के नाते भी रहकर कैंपसेस में निकलते नहीं थे। उस समय एक साल में 4 बार यूनिवर्सिटी बंद हुआ और सबके छात्र युवा संघर्ष वाहिनी के हम संयोजक रहे हैं। अच्छा, लाठियाँ चली, गोलियाँ चली, लखीसराय गोलीकांड, मधुबनी गोलीकांड, तो उस समय के विद्यार्थी परिषद के नेता हम रहे हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी लाठी खाते हुए आगे बढ़े हैं। तब तो परिवार याद के 20-22 साल लग गया आपको टिकट मतलब हमने ही नहीं व्यक्त किया ना, हमने कभी पार्टी में हमने ये तय किया था कि एक परिवार से 2 नहीं रहेंगे। अच्छा। जब बाबूजी विधान परिषद के थे तो उससे हमने कभी टिकट नहीं मांगा। परिवारवाद का उदाहरण हम दे सकते हैं कि हमने टिकट कभी नहीं मांगा। जब एक्टिव पॉलिटिक्स से बाबूजी नहीं थे तब हम फिर विधायक का चुनाव लड़े। इसलिए सुचित्ता का प्रमाण और घर से भी यही रहा है कि परिवार का 2 नहीं रहेगा। अब जैसे वार्ड काउंसलर भी थे तो दीपक ने वार्ड काउंसलर छोड़ा कि परिवार से कोई एक ही रहे। तो परिवार का मतलब ये नहीं है कि हम लोग हर चीज पर करना चाहें, तो जमा लें, कब्जा कर लें, नहीं, वो कभी नहीं रहा। जब भी रहा तो एक एकल विषय पर समाज का रहे ताकि एक संदेश जाए जी इस रूप में। तो लालू यादव के साथ, लालू यादव के खिलाफ जो है सबसे ज्यादा लड़कर आगे बढ़कर, अभी भी शरीर में पूरा दागी दाग है, इतना लाठी खाते थे आप लोग। अब पूरा इतना लाठी, फर्स्ट बार कैनन जो का बछार हुआ पानी का हम लोग के समय हुआ, पहले बांस का होता था, हर बार बांस तोड़ के आगे बढ़ते थे। लोहा का जो बैरिकेड लगा उस समय लगा। तो हम लोग तो छात्र आंदोलन से बढ़े हैं, बहुत लोग पिताजी के नाम पर आगे बढ़े, पर हम लोग को जनता से किसी से पूछ लीजिए, विद्यार्थी परिषद, युवा मोर्चा लगातार दायित्व बता रहा है 25 साल 30 साल लगातार काम करते हुए आगे बढ़े हैं। तो स्वाभाविक रूप से एक समाज के सेवक के नाते यही संकल्पना हम मेरी भी है और सबकी रही है कि समाज के सेवा के लिए जनप्रतिनिधि हम लोग हैं। चलिए, हमने कई मुद्दों पर बात की और कई चीज़ों पर। अब विधायक जी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और आगे के लिए 2 विषय और जी, सौदागिरी यहाँ पे नहीं था, उसको भी हमने लाया।
आप देखते हो गुलबी घाट पहले जाते हैं, अब दीघा आ गया है। जी जी। और उसको भी CSR फंड से लगभग और 5-5.5 करोड़ रुपया और ला रहे हैं, सौदागरी के लिए बढ़िया हो जाएगा। अच्छा। रिवर फ्रंट का बड़ी योजना है, एक बिजनेस व्यापारियों के लिए भी एक, और रिवर फ्रंट जी रिवर। तो रिवर फ्रंट गंगा जी के किनारे जब रहेगा तो उत्तर बिहार का भी, चाहे बिहार का सबसे बड़ा पिकनिक स्पॉट हो जाएगा जी। तो रिवर फ्रंट के लिए भी योजना बना है, सरकार DPR बनाई है। तो जो घाट बन जाएगा पूरा, आप देखते हैं कि पाटी पुल से लेकर आगे तक का जो घाट बन जाएगा जी। पुल तक का, तो बहुत बड़ा एक फ्रंट बनेगा, वो भी योजना में है। और मुख्यमंत्री समग्र योजना लगभग 80-90 करोड़ का जो मिला है, तो उससे 100-150 सड़कों का अभी हाल में ही पूरा टेंडर हुआ है, निर्माण होगा। विशेष पैकेज और राज्य योजना से भी लगभग 20-22 करोड़ रुपया का काम वो भी हो रहा है। मेरे जो फंड से, ऐच्छिक फंड से है, मुख्यमंत्री शैक्षिक जो विकास योजना का है वो भी होगा। तो स्वाभाविक रूप से विकास की चहुमुखी प्रयास जो है जी जी वो सबके साथ है। और दीघा आगे और बढ़ता रहेगा, उबड़ता दीघा, समरता दीघा। बढ़ता दीघा, समरता दीघा। अब हम सभी चीज़ों पर बात कर लिए हैं, क्या काम किए हैं और क्या काम करने वाले हैं, उन सभी चीज़ों पर संजीव चौरसिया जो दीघा के विधायक हैं वो अभी बता रहे थे। हम बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे संजीव जी कि आपने बेबाकी से सभी चीज़ों पर हमें बताया, हम जानने समझने आए थे दीघा विधानसभा के बारे में। बाकी आप देखते रहिए झकास भारत। मेरा नाम रविकांत हुआ। झकास भारत आप देखते हैं, बहुत ऊपरे बने देखते हैं, झकास एकदम झकास की तरह रहता है, झकास की तरह। तो चलिए आप लोग भी देखते रहिए और धन्यवाद। बहुत